अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मियां नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी तक उन्हें मिलने वाला रिलीफ बज़ाहिरन काफ़ी गैर मामूली नज़र आ रहा है, जिस पर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और बाज़ नाक़िदीन मुसलसल सवालात उठा रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब की तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत से जमानत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में जमानत मंजूर हो गई है। इसी तरह आज ही पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत मुअत्तल कर दी है। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने पर पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा कि अगर ऐसे ही फैसले होने हैं तो अदालतों को ताले क्यों नहीं लगा दिए जाते। यहां सवाल यह है कि सियासी हुकूमतों के अदवार में तो ऐसा होना कोई अजब नहीं, लेकिन क्या निगरान हुकूमत को नवाज शरीफ साहब की सजा माफ करने का कोई अखलाकी जवाज है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी कहा है कि मैं अपील करूंगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाओ, किसी की मदद से ना आओ। आज नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की पेशी के बाद वकला ने दलाइल देना शुरू किए तो नायब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है, उनके वारंट मनसूख कर दें। बाद अज़ां अदालत ने नवाज शरीफ साहब की जमानत मंजूर करते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी कलअदम करार दे दिए। दौरान समाअत दरख्वास्त में नवाज शरीफ की मुस्तकबिल में हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त की गई, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि फर्द जुर्म के लिए तो नवाज शरीफ को आना ही पड़ेगा। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर नकूल तकसीम की जाएंगी। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। याद रहे कि तोशाखाना के मज़कूरा नैब रेफरेंस के मुताबिक नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी की मिली भगत से अपने लिए 15% अदायगियां करके तोशाखाने से गाड़ियां खरीदी थीं। नवाज शरीफ को 2008 में बगैर कोई दरख्वास्त दिए तोशाखाने से गाड़ी दी गई थी। रेफरेंस के मुताबिक अगरचे नवाज शरीफ ने जब यह खरीदारी की तो वो अवामी ओहदेदार नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म से मिली भगत करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया था, लिहाजा वो भी बदउनवानी के मुर्तकिब करार पाए। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रूबरू हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत में जुमेरात तक तौसी कर दी और नैब को भी नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ अदालत क्यों पेश नहीं होते रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से मुकालमा किया कि हमारा टाइम क्यों ज़ाया करते हैं। क्या अब नैब यह कहेगी कि करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम बरकरार है और इनको छोड़ दें? क्या आपको मालूम है आम सालीन का कितना वक्त इन केसेस की वजह से ज़ाया हुआ? जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अगर रेफरेंस वापस लेने हैं तो कैसे लेने हैं, नैब आइंदा समाअत तक वाज़े पोजीशन ले। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब हमें वाज़े बताए ताकि हम फैसला करके कोई और काम कर सकें। अदालत ने सवाल किया कि क्या नैब को नवाज शरीफ की जमानत पर कोई एतराज़ है, जिस पर प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैं इन केसेस में 5 साल बाद वापस आया हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या यह वही नैब है। नैब तो आज बगैर नोटिस के ही पेश हो गया। नैब तो अक्सर नोटिस देने पर भी नहीं आता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब क्लियर पोजीशन ले, हम दोबारा पूछ रहे हैं क्या गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा और एक वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा साहब। खोसा साहब बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के साथ तो हाथ नहीं हो गया सर, वो एक होता है प्रैंक हो जाना, आपके साथ तो हाथ हो गया। ये तो सारा कुछ मियाँ साहब ले गए? नहीं अभी कोई नहीं लेके गया जी। बहरहाल ये नून लीग की पुरानी कुछ आदतें हैं जिनसे वो मजबूर हैं, और एतमाद करने की कुछ पुरानी आदतें हैं जिनसे हमारे को चेयरपर्सन जनाब जरदारी साहब मजबूर हैं। और उनका मानना ये है कि नेकी करनी चाहिए, उसका सिले का तकाजा नहीं करना चाहिए। बहरहाल जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो बिलाखिर उस गड़े के अंदर खुद जाके गिरता है। उसकी मिसाल अभी इन पिछले 5 सालों में भी आपने देख ली। इनको शायद अभी तक वो सबक नहीं आया। अल्लाह बेहतरी करे जी। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वापस पटरी पे आए और बेहतरी की तरफ चले, लोगों के लिए बेहतरी हो, मुल्क के लिए बेहतरी हो। इस वक्त तक तो लेकिन खोसा साहब ये मियाँ साहब के लिए जो हर तरफ बेहतरी बेहतरी हुई जा रही है, मुल्क के लिए तो होगी नहीं होगी, लेकिन मियाँ साहब के लिए जो बेहतरी है, मियाँ साहब जिस अदालत में जाते हैं हुकूमत, प्रोसिक्यूशन, नैब सब कहते हैं जी हमें कोई एतराज़ नहीं, ना हम चाहते हैं आप इनको पकड़ें,
ना हम चाहते हैं आप इनकी जमानत कैंसिल करें, ना हम चाहते हैं कि इन्हें हम कहते हैं छोड़ दें मियां साहब को, खुली छूट दें। मैं तो आपसे ये सवाल करता हूँ ना जी, और आपके जरिए मैं चाहता हूँ कि आपके व्यूअर्स जो हैं वो इस बात को समझें। आज से 6 साल पहले तक जो कुछ कहा जाता रहा मियां साहब के बारे में, क्या वो गलत था? जो भी कहते थे और जो कहलवाते थे, रोज आपके टीवी चैनल्स जो हैं वो मियां साहब के बारे में क्या क्या दास्तानें गर्दानते थे, क्या वो गलत थी? या जो आज हो रहा है वो गलत है? वो तो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हाई कोर्ट में समाअत कर रहे थे मियां साहब की अपीलों की, उन्होंने भी कहा है कि ये नैब को क्या हो गया है, वो नैब ठीक था या ये नैब ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज कहूँ, यहाँ पे फर्द जो है वो काबिल इज्जत नहीं होते, यहाँ पे इदारे काबिल इज्जत होते हैं। और जिन इदारों में अफराद बैठ के आज ये फैसले कर रहे हैं, उन्हीं इदारों में आज से 6 साल पहले बैठ के क्या फैसले हुए थे, या 6 साल पहले, ये साल पहले तक क्या फैसले होते रहे? आज वहां पे किसी और के हवाले से क्या फैसले हो रहे हैं? उस वक्त मियां साहब को सिक्योरिटी रिस्क और मुल्क दुश्मन समझा जाता था, आज कोई और बन गया, कल कोई और बन जाएगा। अभी तो एक मरला आना है, आगे इलेक्शंस का मरला आना है। और मेरी पार्टी लीडरशिप भी यही बात कह रही है, दीगर पार्टीज की लीडरशिप्स भी यही बात कह रही हैं कि अगर हमने इलेक्शन की तरफ जाना है और फिर से एक सिलेक्शन की तरफ नहीं जाना, तो फिर सारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और अगर इन 5 सालों के जो तमाम तर वो इल्जामात और तमाम तर जो वो गन था जो मियां साहब के ऊपर डाला गया था, अगर आज यकायक मियां साहब गंगा नहा के बाहर आ गए हैं, तो फिर जो अंदर है उनको भी बाहर निकाल दें, वो उनको भी उस गंगा में से बहा के और नहला के और निकाल लें। फिर मेरे ख्याल में सारों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं फिर इलेक्शन में कौन जीतता है, कौन वजीर आजम बनता है, कौन नहीं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी पीपल्स पार्टी में जाना चाहती थी, नहीं गई या रोक दिया गया, वो अब नून लीग में जा रही है। जितने लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं वो सारे आईपीपी में जा रहे हैं। आज भी 3 खवातीन पीटीआई की, अंदलीब अब्बास फेस रहा है इमरान खान साहब की पार्टी का, वो भी शामिल हो गई आईपीपी में। केपीके में जो खटक साहब ने पार्टी बनाई पीटीआई में से निकल के, उसमें भी पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल, आप तो खाली हाथ, कहीं कुछ नहीं मिल रहा आपको सर। नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये 67 से लेके आज तक पीपल्स पार्टी के साथ यही करने की कोशिश की गई है, और हमेशा पीपल्स पार्टी ने अवाम की कुव्वत से बाउंस बैक किया है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हों या मोहतरमा शहीद हों या जरदारी साहब हों, और अब बिलावल। इंशाअल्लाह ताला हमारा एतमाद जो है वो पब्लिक पे है, और देख रही है पब्लिक इस वक्त कि कौन सही जा रहा है, कौन गलत जा रहा है, कौन जायज या नाजायज फेवर्स ले रहा है, कौन किसको प्रोटोकॉल मिल रहा है जो कल तक इनके। आज वैसे आपने मियां साहब जब मरी से आए हैं, आज आपने उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखा है? किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं था वो तो। वजीर आजम का प्रोटोकॉल तो मिल गया, आप सिर्फ ओथ उठाना है उन्होंने। शूमिया किस्मत तो यही है कि अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि ये पाकिस्तान का निजाम है, जहां पे इन्हीं शख्सियत के कल तक पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, अब आज आगे इनके लगी आगे। हुई है। सही। हमारी किस्मती है ना जी, अवाम की, और हमारी बदकिस्मती है ये। तो ये जो आप इतना गुडी गुडी खेल खेल रहे थे इनके साथ, मियां साहब के साथ, जरदारी साहब ने जो गुडी गुडी खेल खेला था। पाकिस्तान की सड़क के ऊपर बगैर नंबर प्लेट के नई गाड़ी लेके जाते हैं, आपको पुलिस वाले रोक के थाने में बंद कर देते हैं, इतनी छोटे से जुर्म के ऊपर। जुर्म नहीं है, यानी शोरूम से गाड़ी या मोटरसाइकिल निकाली, रास्ते में पुलिस वाला खड़ा हुआ, उसने पकड़ के चालान भी काटा, आपको अंदर भी कर दिया। सही सही। यहाँ पे जिन पे इल्जामात की भरमार रही, हम्म। कल तक पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी, आज पुलिस उनके आगे लगी हुई है। आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? इदारों के सरबराहान इन चीजों को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? हाँ, तो खोसा साहब ये फरमाए ना कि ये जो आप लोगों ने भी इनके साथ गुडी गुडी खेल तो खेला ना, 16 महीने आपको था कि मियां साहब अब तब्दील हो गए हैं, मियां साहब अब इनकलाबी हो गए हैं, अब बड़ी प्रो डेमोक्रेट हो गए हैं। अंडर दिस मिसकंसेप्शन कि हम लोगों ने ये सोचा हो कि ये ठीक हो गए या कुछ हो गए, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं थी। टिल द लास्ट डे मैं आपको आज ये रिवील कर रहा हूं दैट पार्टी का डिसीजन था दैट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। अच्छा। ये मियां नवाज शरीफ उस वक्त जिद डाली कि अगर आप कैबिनेट का और गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे तो ठीक है, अगर नहीं बनेंगे तो देन हम इसको जाने देंगे, फिर इलेक्शंस की तरफ जाएं या जिस तरफ भी जाएं। आप सारे ये कहानियां जानते हैं, आपसे ये चीजें पोशीदा नहीं है। यानी पीडीएम की हुकूमत में, इत्तेहादी हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जब तक बिलावल नहीं बनेंगे, उसमें काबीना में बतौर वजीर नहीं आएंगे, तब तक हम ये हुकूमत नहीं चलाएंगे, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे हुकूमत चलाने की।
फिर इलेक्शन की तरफ हालात जाते हैं, या जिस तरफ भी हालात जाते हैं, पर वो बेशक जाए पड़े। मियाँ साहब के तो उस वक्त स्टेक्स नहीं थे ना जी। हम्म। शहबाज साहब थे जो उस वक्त भाग दौड़ कर रहे थे, और उस भाग दौड़ में अल्टीमेटली फिर वो कामयाब रहे। लेकिन एक लेकिन चीज खोसा साहब ये फरमाए ना सर कि जब के जितने मामला थे उस पे बिलावल साहब गवर्नमेंट के साथ इख्तलाफ करते रहे हैं, हाँ ऑन रिकॉर्ड इख्तलाफ करते रहे हैं, डिमांड करते रहे हैं। जहां पे गवर्नमेंट अपने कोर्स से डिविएट कर रही थी, वहां पे उनसे डिमांड करते रहे कि उस कोर्स को रीअडॉप्ट किया जाए। तो ये नहीं था कि हम हुकूमत में भी बैठ के बिलावल साहब खामोश बैठे हुए थे, या पीपल्स पार्टी खामोश बैठी हुई थी। जब सिंध के शहर के ऊपर बात आई, तबाहकारी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि सिंध को जिस तरह से सैलाब ने तबाह किया था, उसकी जो रिहेबिलिटेशन के जो प्रोसेस के जो फंड्स थे, वो जब उन्होंने उनसे डिमांड किए तो गवर्नमेंट ने उस वक्त एतराज किया या इनकार किया। उसके ऊपर आपको याद है कि कितना हंगामा और वावेला खड़ा हुआ था। बिलावल साहब अपने लिए नहीं मांग रहे थे, अपने सूबे के अवाम की जो तबाहाली थी उसमें बेहतरी लाने के लिए मांग रहे थे, उनकी बहाली के लिए मांग रहे थे। खोसा साहब ये जरा समझाएं। खोसा साहब सर ये समझाएं कि 16 माह मियाँ साहब के भाई प्राइम मिनिस्टर थे, बीच में एक अरसा आया जब मियाँ साहब के भतीजे चीफ मिनिस्टर भी बन गए, हमजा शहबाज पंजाब में, तो ना इधर उनको कोई खतरा था ना इधर कोई खतरा था, लेकिन मियाँ साहब वापस नहीं आए। क्या उस वक्त डील बन नहीं पा रही थी वापसी की, और अब डील बनी है तो वापस आए हैं? ये इसमें क्या वजह हो सकती है? सर इसका तो बेहतर जवाब मियाँ शहबाज साहब दे सकेंगे। मेरे ख्याल में आप या मैं मुनासिब नहीं है कि इसका जवाब दें। इसका जवाब तो बेहतर है कि मियाँ शहबाज साहब दें कि उस वक्त क्यों नहीं आए। और जो आज राह दिखाई जा रही है बेहतरी की तरफ जाने की, अगर इस राह का पहले पता था मियाँ नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, ना आप थे प्राइम मिनिस्टर, के उनको इख्तलाफ होता या उनको ये होता कि जी इनको हम वो कुलिया क्यों दें। अपने भाई को तो दे सकते थे ना। ये 1.5 साल पिछले जो गुजरे हैं, जिसमें तबाहाली बढ़ी है, कम नहीं हुई। लोगों की अजियतें और मुश्किलात और परेशानियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। उन 1.5 सालों में अपने भाई को ये कुलिये क्यों नहीं दिए? मेरा तो पूछने का मकसद ये है ना। अब यकायक क्योंकि मियाँ साहब आ गए हैं, अल्लाह ताला उनको खैरियत से ले आए। यार हम उनकी सेहत या उनकी जान के खुदा माफ करे दुश्मन नहीं है, सियासी इख्तलाफ। अगर वो अच्छा करेंगे हम कहेंगे अच्छा कर रहे हैं, अगर वो गलत करेंगे हम कहेंगे गलत कर रहे हैं। आज कौन सी ऐसी जादू की छड़ी उनके हाथ में आ गई है बाय विच वो उसको घुमाएंगे और मुल्क के हालात यकायक तब्दील हो जाएंगे? मुझे मेरी समझ से तो बाहर है। उन्होंने अदालत में भी कल ये कहा ना कि मैं तो जो उन्होंने अदालत में अपना जवाब जमा करवाया उसमें उन्होंने कहा कि मैं तो पहले भी वापस आना चाहता था लेकिन बीमारी की वजह से नहीं आया, लेकिन अब मुल्क के हालात इतने खराब है कि मैंने बीमारी भी एक तरफ रख दी, मैं वापस आ गया। आप मुझे बताएं, परसों आपने उनका जलसा विटनेस किया होगा? जी बिल्कुल। टेलीविजन पे देखा, जो उन्होंने तकरीबन 35 मिनट 40 मिनट की तकरीर की। उस तकरीर के दौरान आपको कहीं से ये महसूस हुआ कि उनकी तबीयत नासाज है या थी? और मरी भी आज चले गए सर, अब ठीक हो गए ना। तो ये चले। अच्छा ये के बारे देखिए। ऑन दी अदर हैंड, जी तमाम तर तकलीफों और बीमारियों और परेशानियों के बावजूद जरदारी साहब मुल्क से बाहर गए? क्या उन्होंने राह फरार इख्तियार की? क्या उन्होंने अपनी सेहत का या अपनी तकलीफों का या अपनी बीमारियों का किसी लम्हे कोई बहाना बनाया? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक उस शख्स के जो अपने मुल्क से अपनी मिट्टी से प्यार करता हो और एक उस शख्स के जिसको मामलात अदरवाइज हो। आखिर में ये बता दें, जलसा आप चूंकि आपने खुद छेड़ दिया है, वैसे ये जो जलसा है 21 अक्टूबर वाला, ये पीपल्स पार्टी की अब छेड़ भी बन गया है, तो अब आपने खुद छेड़ दिया जलसा, तो मुझे आखिर में ये बता दें कि जलसा बड़ा मियाँ साहब ने कर लिया है, अब ये आपके लिए एक बेंच मार्क बन गया। इससे बड़ा जलसा पीपल्स पार्टी को करना होगा पंजाब में। सर ये तो इससे बड़े बड़े जलसे भी आपने हमने देखे हुए हैं, इससे बड़े बड़े जलसे भी आप और हम देखेंगे। लेकिन मैं नहीं इसको क्रिटिसाइज इस लिहाज से करना चाहता कि मियाँ साहब की वापसी थी, उनके वर्कर्स के लिए एक जुबिलेशन का एक मौका था, लेकिन जिस तरह से उनको इकट्ठा किया गया, इनके अपने हमारे पुराने दोस्त अहबाब और इनके अपनी पार्टी में खड़े हुए लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग इनकी रिसेप्शन की कैंपेन कर रहे थे, लोगों को जाके और थोड़ा सा हम इकट्ठा कर रहे थे कि जी चलें, चल के उनको रिसीव करें, तो लोगों की तरफ से वो स्पॉन्सर्स नहीं थे। इनके अपने ये कहते रहे, और फिर आपके सोशल मीडिया ने और मीडिया ने भी ये चीजें दिखाई हैं कि लोगों ने कहा है कि हम ऐसे आए हुए हैं, हम वैसे आए हुए हैं, हम दिहाड़ी पे आए हैं फिलहाल। तो ये चीजें होती रहती हैं। बात ये थी कि मियाँ साहब ने एक अच्छा शो कर लिया।
अब बाकियों की बारी है, बाकी अपना अपना करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ थे। बाकी तो तब करेंगे अगर मुल्क में इलेक्शन का कोई माहौल बनेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब बहुत अहम हो सकता है इस इलेक्शन के मुस्तकबिल के तयन के लिए। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे हमारे साथ होंगे बशीर मेमन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, साबिक DGFIA। उनसे बात करेंगे नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल पर। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बशीर मेमन साहब, साबिक DGFIA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मेमन साहब बहुत शुक्रिया। जलसा बहरहाल मियाँ साहब का 21 अक्टूबर को एक बड़ा जलसा था और आपका भी उसमें किरदार था, चूँकि सिंध से आपने लोगों को लाना था। उस पर जाने से पहले नवाज शरीफ साहब को जो पै दर पै रिलीफ मिल रहा है और उस रिलीफ पर उनके सारे सियासी नाक़दीन कह रहे हैं कि ये गैर मामूली रिलीफ है, ये रिलीफ डील के नतीजे में हो सकता है, ये इंडिजिनस रिलीफ नहीं हो सकता। आपकी बहुत मेहरबानी अमीर अब्बास साहब, और मुझे आपने इस काबिल समझा कि मुझसे मेरे व्यूज़ ले या कमेंट्स ले। आपके चैनल की भी मेहरबानी। मैं आपको एक अर्ज़ करूं, आपने कहा कि मरकज़ी रहनुमा। मैं मरकज़ी रहनुमा नहीं हूं, मैं मुस्लिम लीग नवाज का कारकुन हूँ। मरकज़ी रहनुमा तो हमारे कायद एक ही हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और मैं उनका कारकुन हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने कारकुन होने पर। अच्छा, अब आ जाए जो आपका जो क्वेश्चन है कि जो रिलीफ मिल रहा है। देखें, एक जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता है ज़ाती तौर पे, लेकिन मैं उसको नहीं घसीटना चाहता जी। जो सरेंडर किया है, कोर्ट ने वारंट इशू किया कि इस आदमी को पकड़ के हमारे सामने पेश करो। सही। वो खुद सरेंडर कर रहा है, वो खुद आ गया। डरने से, अगर गिरफ्तारी से डरने वाला मेरा कायद होता तो वो कन्विक्शन के बाद लंदन से पहले अपनी बेटी को लेकर के ना आता जेल में जाने के लिए। पहले भी आया वो, पहले भी उसने जेलें खाई हैं। तो जेल, ये ट्रायल्स उसके लिए बड़ी चीज़ नहीं है। सेहत की ख़राबी का मामला था, उन्होंने जा कर के, अच्छा फिर उसके बाद हम ये बातें करके कि अदालतों को ताले लगा दें, ये कंटेम्प्ट करते हैं। जज साहब की अपनी एक पावर्स हैं और वो जुडिशियस फैसला कर रहे हैं। अगर नैब ने ये कह दिया बड़े सालों के बाद, मैंने सारे कागजात देखे हुए हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। एक सवाल तो ये उठता है ना मेमन साहब कि इसी नैब ने रेफरेंस अल अजीज़ी और एवन फील्ड बनाया, इसी नैब ने रेफरेंस प्रोसिक्यूट करवाया, ये प्रोसिक्यूटिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, और आज अगर वही आकर कहे कि जी ना तो हमें गिरफ्तारी चाहिए, ना हम जमानत की मुखालफत करेंगे, हमारी तरफ से खुली छूट है, तो सवाल तो उठेगा ना कि भाई वो नैब ठीक था या ये नैब ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त चेयरमैन नैब, आपको याद नहीं जावेद इकबाल साहब, उनका स्कैंडल, मैं मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, लेकिन उनका वो स्कैंडल याद नहीं है, वो जो बच्ची वाला केस। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके वजह से वो ब्लैकमेल हुए। आपने ये सारी चीज़ें वो नहीं सुनी? नहीं, ये तो उससे पहले हो चुका हुआ था मेमन साहब। ये मियाँ साहब को सजा तो 2016 में स्कैंडल आया अल अजीज़िया एवन फील्ड वाला, 2017 से सजाएं शुरू हो गई। ये स्कैंडल तो 2019 का स्कैंडल है। हुजूरे वाला ये तो हमें बाद में पता लगा ना, लेकिन अच्छा, ब्लैकमेल पहले से ही हो गए थे। मैंने ये चीजें सारी अपने हाथों, अपने आंखों से देखी हुई है। सही कि ये चीज, मैं ये कहता था कि केस बनता है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। वैसे एक लाइटर रोड पे, अभी तो आपको लाइटर रोड पे वो जस्टिस साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, ब्लैकमेल भी कर लिया और बाद में स्कैंडल लीक भी कर दिया। वो कम से कम एक काम तो करना था, अगर ब्लैकमेल किया तो लीक तो ना करते ना, नहीं इज्जत तो उसकी खराब ना करते। जाहिर है ये पीटीआई का काम है लोगों की पगड़ियाँ उछालना। मैं किसी के भी खिलाफ बात करना मुनासिब नहीं समझता। किसी के लिए भी बंदे को बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हर एक की इज़्ज़तों का मुहाफिज है। बिल्कुल।
मैं सिर्फ आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ये सारे का केसेस देखे। अच्छा चले, नैब अब ये झूठ बोल रहा है, चले लेट्स टेक इट दैट वे। मैं आपको बताता हूँ, एक केस हुआ था, बड़ा मशहूर हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग का, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। जी। वो इन्होंने भेजा था एनसीए में, उस वक्त कहता था कि यार ये केस झूठा है भाई, मत भेजो, हम नहीं करेंगे, लेकिन किसी को भी मत दो। इन्होंने एनसीए भेजा, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके। उधर क्या हुआ, उधर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये झूठा केस है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। अगर उस दौर में नैब इस्तेमाल हो सकता है नवाज शरीफ को एक बेगुनाह शख्स को सजा दिलवाने के लिए, तो क्या वही नैब आज नवाज शरीफ को सजा याफ्ता नवाज शरीफ को या गुनहगार नवाज शरीफ को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? यह भी तो मुमकिन है ना? नहीं, मैं ये कह सकूँ तो सच बोलने की अगर उनमें अब हिम्मत आ गई है तो हम क्यों उसको रोक रहे? अगर एनसीए ने सच कह दिया कोई, तो हम एनसीए को नहीं रोक सके। हम क्यों इस बात पे पड़े हुए हैं कि जी ये इन्होंने क्यों कहा? उस वक्त स्टैंड पे खड़े हो जाते भाई, उस वक्त स्टैंड सारे झूठे केसेस हैं। हाँ। उनको अब जो है वो सही राह मुतय्यन की है उन्होंने। अगर वो आ रहे राह रास्त पे, तो मैं समझता हूँ राह रास्त पे उनको आना चाहिए। सर अगर ये जो तोशा राह खाना वाला रास्त पे केस आना है, चाहिए। मेमन साहब, एक तो वो अल अजीजिया एवनफील्ड केस जो हाई कोर्ट में अपीलें बहाली के लिए गया है, एक है तोशा खाना केस जिसमें यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर कानून के बरखिलाफ तोशा खाना का जो लॉ था उस जमाने में, आप गाड़ियां नहीं दे सकते थे, बाकी सब कुछ दे सकते थे। मियाँ साहब एक पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे, उनको गाड़ी मिल गई। अगर ये केस गलत है तो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो सजा दी है तोशा खाना केस में, वो भी तो टेक्निकल ग्राउंड पे सजा दी गई है ना। तो आज फिर वही होगा, कल को फिर एक और शख्स बैठा कह रहा होगा कि नहीं मेरे खिलाफ इस नैब या एफआईए को इस्तेमाल किया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि नैब को इस्तेमाल किया गया या नहीं इस्तेमाल किया गया, अब मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर वो करेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को जी, अगर वो इस वक्त वो कहना चाहते हैं कि यार ये बात तो बिल्कुल, मतलब एक बात मैं करूं, अगर मैं देखूं, मैंने उस वक्त भी कहा था ये सारे केसेस झूठे हैं। उस वक्त भी कागजात देखने के बाद कहा था कि ये सारे केसेस झूठे हैं, और ये मेरा अकेले का ओपिनियन नहीं था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे साथ मेरी टीम भी थी। सारे केसेस झूठे हैं, हम नहीं बनाएंगे, हमने नहीं बनाए। यही केसेस हमारे जावेद इकबाल साहब ने बना लिए किसी और वजह से, अच्छा किसी और की वजह से, और जाहिर है मतलब एक उस उम्र का आदमी ब्लैकमेल हो रहा हो या जो भी है। और खैर ये एक मतलब एक बड़ी दुख भरी कहानी है एक बुजुर्ग की। एक और केस भी था मेमन साहब, एक और केस भी मनी लॉन्ड्रिंग का था, और जाली बैंक अकाउंट्स खोलने का और मनी लॉन्ड्रिंग का, जो जरदारी साहब के दौर में बना, वो भी एफआईए ने इन्वेस्टिगेट किया था। मरहूम डॉक्टर रिजवान उस टीम को हेड कर रहे थे। एहसान सादिक साहब आप जानते हैं, आपके नीचे काम कर चुके हैं, वो उस टीम में थे, और साकिब निसार साहब उस चीफ जस्टिस थे। पूरी जेआईटी ने काम किया और जरदारी साहब के खिलाफ वो केस बना जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा और भी लोग थे। वो केस भी आप समझते हैं एफआईए ने गलत बनाया? अभी 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 मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक केस भी अगर झूठा साबित हो जाए, हाँ, मैं झूठे केस की बात कर रहा हूँ जी, उसमें 23 अरब रुपया की वीआर हो चुकी है, पता है आपको? 23 अरब, अंग्रेज नहीं, अरब। अच्छा, वॉलंटियर रिटर्न उसमें मुख्तलिफ लोग जमा करवा चुके, वॉलंटरी रिटर्न हो चुका है। ओके, ये जरदारी साहब के केस और वो में केसेस अभी तक कोर्ट में चल रहे हैं। यस, आप नैब के रिकॉर्ड से देख लें, सरकार के खजाने में जमा हुए पैसे 23 अरब रुपया, 23 अरब रुपए रिकवरी हुई है। आप चेक कर लें। यस, वॉलंटरी रिटर्न हुआ है, और वो केस चलना हाँ, चाहिए, उस केस में तो प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। अभी हो रही है। लेकिन वो जब 16 महीने हुकूमत आई, उसमें पीपल्स पार्टी शरीक थे ना, तो उस वक्त तो उन केसेस को खराब कर दिया गया था, उन केसेस को लपेट दिया गया था। मेरी बात सुने, मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा हूँ, हुकूमतों के आने जाने की, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्स की। भाई वॉलंटरी, आपको अगर कोई कहेगा कि 3,000 रुपये जमा करा दो, तो आप कहेंगे, करेंगे जमा? सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर मैंने खाए नहीं हुए मैं क्यों करवाऊंगा जमा? तो 23 अरब रुपया किसने जमा कराई? सही, लोगों ने जमा कराए ना, लोगों ने जमा कराए ना, कोई प्रॉपर्टी दी या जो कुछ भी किया, मुझे तफसील नहीं पता, लेकिन
23 बिलियन इसमें वैसे वो जमा हुए हैं। इसमें सर फरमाइएगा, इसमें वैसे जरदारी साहब को कितनी सजा हो सकती है ये मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक स्कैंडल में? मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये टोटल केसेस थे, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जेआईटी भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। बिल्कुल। शुरू में तो एफआई अकेले करती रही, बाद में जेआईटी बनी, इसलिए कि हमें रिकॉर्ड लेने में तकलीफ हो रही थी। किससे? बैंकों से, एफबीआर से, एससीसीपी से और मतलब एफबीआर से। तो फिर उन्होंने एक हमें पूल दे दिया ऑफिसर्स का, जो कि शुरू में तो 2 आए थे, बाद में चूँकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो अपने साथ दूसरे दोस्तों को भी अटैच करते रहे अपने डिपार्टमेंट से, अपने डिपार्टमेंटल हेड को रिक्वेस्ट करके और मंगवाते रहे। तो हमने वो केस बैठ के बनाया। जब वो हर 15वें दिन हम रिपोर्ट सबमिट कराते थे सुप्रीम कोर्ट में, और सारे अक्यूज्ड या जो भी अलेज्ड अक्यूज थे उनके वकला के मौजूदगी में प्रेस के सामने, और वो अभी भी रिकॉर्ड में मौजूद होंगी हमारी रिपोर्ट्स। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो सारे का सारा हो गया, और जाहिर है मतलब एक एंड भी होना होता है हर चीज़ का, सही। तो हमने वो एंड हो गया तो फिर वो केसेस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ट्रांसफ़र हो गए नैब में कि जी आप जाकर के इस पर रेफरेंसेस बनाएं। सही। जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे पास चूँकि इतने ज़्यादा अफसरान नहीं थे, इतने ज़्यादा वो नहीं, रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो आगे चल नहीं सके। एक ब्रेक आपकी इजाज़त से एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापसी पे बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। साबिक डीजी एफआईए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है। बशीर मेमन साहब, जरदारी साहब का जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, उस पर बात हो रही है। ये फरमाइएगा कि अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो आप समझते हैं कि इस केस को चलना चाहिए जरदारी साहब और फरियाल बीबी और बाकी लोगों के खिलाफ, जिसमें ओमनी ग्रुप भी शामिल, इनके खिलाफ इतना एविडेंस मौजूद है, कंक्रीट एविडेंस, के ये केसेस चलने चाहिए और इस पर सज़ा हो सकती है? मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, 46 इंक्वायरीज नैब ने की, 11 रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, जो कि अभी और भी मतलब ज़ाहिर है 11 रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, तो बाकी इसका मकसद है कि 35 अभी तक इंक्वायरीज पड़ी हुई हैं। अभी 23 बिलियन मैंने आपको बताया कैश रिकवरीज, और 9 बिलियन रुपीज़ वर ओनली रिकवर्ड फ्रॉम सन इन लॉ ऑफ मलिक रियाज, नेमली जैन मलिक साहब से 9 अरब रुपया उनसे रिकवर हुए थे। सर, अगर हुकूमत आती है आपकी या जिसकी भी हुकूमत आए, ये केस चलना चाहिए? ये आप समझते हैं कि ये केस ऐसा है कि जो प्रोसिक्यूट करके जिसमें सजाएं दिलवाई जा सकती हैं, सबूत मौजूद है जरदारी साहब के खिलाफ? जनाब अली, मैं आपको एक अर्ज़ करूं, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। हुकूमत से कानून के रास्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हुकूमत के आने जाने से कानून को अपने जो रास्ता है कानून का अपना सीधा रहना चाहिए। 23 अरब रुपए की रिकवरी का मकसद क्या है? 23 अरब रुपये की रिकवरी का मकसद यह है कि वैसे तो मैंने आपसे अभी पूछा, हालांकि मतलब सवाल तो सिर्फ आप ही के सब पूछना बनता है कि मैंने कहा आप 3,000 रुपये जमा करवाएंगे, आपने कहा कि मैं क्यों जमा कराऊँ? तो भाई 23 अरब रुपया, मतलब अंग्रेज़ नहीं, अंग्रेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 23 बिलियन की बात कर रहा हूँ, BILLION की बात कर रहा हूँ। वो मुख्तलिफ ION, आई एम सॉरी अगर मैंने कोई स्पेल गलत किया हो। बिल्कुल सही है, वो बिलियंस के स्पेलिंग नहीं गलत हो मुख्तलिफ लोगों ने जमा करवाए। अब हमें इतना याद हो गया है, BILLION। भाई बिलियनियर होंगे तो हमें जमा याद होगा ना, आपको भी याद नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर 23 अरब रुपए को वापस कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसने गिल्टी उस चीज को उसने कंसीड किया, तो वो 23 अरब रुपए सरेंडर कर रहा है ना। जाहिर है, तो इसका मतलब
इसका मतलब झूठा तो कोई नहीं केस नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया और उसके बाद उन्होंने हमसे रिपोर्ट मांगना शुरू कर दी। हमसे जब रिपोर्ट मांगना शुरू की तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हमें रिकॉर्ड मिलते हुए परेशानी होती थी, तो हमने बताया सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये डिपार्टमेंट से हमें इस तरह करना पड़ता है, तभी जा करके मतलब मिलते हैं रिकॉर्ड। और ज़ाहिर है आप हर 15 दिन हमें बुला करके, ज़ाहिर है जिस तरह होता है कोर्ट में बंदा पेश होता है, तो उन्होंने फिर JIT बना दी। JIT बना दी तो हमें वो जो रिकॉर्ड मिलने की तकलीफ वो ख़त्म हो गई। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड मिलने की जब तकलीफ ख़त्म हुई तो वो फिर केस एंड में ट्रांसफ़र हो गया। नैब ने 46 इंक्वायरीज की जिसमें 11 रेफरेंसेस फाइल किए, बाकी उनके पास पड़े होंगे, पता नहीं कर ये रहे फरमाइएगा होंगे। कि Definitely कर रहे जो होंगे। ऑफिसर इसमें FIA की तरफ से थे, जैसे एहसान सादिक साहब थे, डॉक्टर रिजवान मरहूम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉक्टर रिजवान ही इसमें थे, ये अपराइट ऑफिसर थे दोनों? मैं एहसान सादिक के लिए कह सकता हूँ, रिजवान साहब फौत हो चुके हैं, उनका इस टीम से लेना देना कुछ नहीं था, वो सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग के लिए हद तक थी। लेकिन JIT के हेड एहसान सादिक थे। लेकिन उनके साथ सुने उनके साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसर थे, सही। एक अफसर FBR के थे कमिश्नर लेवल के, एक ग्रेड 20 का अफसर थे नैब के, एक स्टेट बैंक के एक अफसर थे, डायरेक्टर साहब थे, नाम उनके ज़ाहिर है मैं भूल गया हूँ। वो सारे के सारे ने मिलकर काम किया था। इन लोगों ने मिलकर के काम किया था, इसलिए कि वो रिकॉर्ड लेते थे फिर बैठ के आपस में, लेकिन हेड उसके जो थे वो हमारे एहसान सादिक साहब थे। और आप उनकी रेपुटेशन पूछ लें एहसान सादिक साहब की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। यू आस्क हिज रेपुटेशन, यू विल कम टू नो अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब, साबिक DG FIA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। वो कहते नहीं मुझे रहनुमा ना कहें, मुझे कारकुन कहें, चलें कारकुन कह लें। बहुत बहुत शुक्रिया। और जरदारी साहब के खिलाफ और ओमनी ग्रुप और पीपल्स पार्टी के बाकी लोगों के खिलाफ ये एक अहम स्कैंडल था जिसमें उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं कि इसमें तो 23 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी हुई है। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि ये केस काफ़ी हद तक हकाइक पर मबनी बनाया गया था। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।